टीजर में जो आपकी मुख्य अभिनेत्री है, लीड एक्ट्रेस है अदा शर्मा, जो शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल करती है, वो कहती है कि अब मैं फातिमा बा हो गई हूँ शालिनी उन्नीकृष्णन से, और मेरे जैसी 32,000 लड़कियाँ सीरिया और यमन के रेगिस्तान में कन्वर्ट करने के बाद दफना दी गई है। फिर आपका ट्रेलर आता है, आपके ट्रेलर में भी डिस्क्रिप्शन में 32,000 ही लिखा होता है। फिर एक विवाद होता है कि 32,000 का वो दीजिए, तो आप कहते हैं कि ये 3 गर्ल्स की स्टोरी है। तो क्या ये फैक्चुअल नहीं था क्या कि 32,000 लड़कियां हैं? जब फिल्म की ट्रेलर आई उसमें भी डिस्क्रिप्शन में 32,000 लिखा हुआ था, और अचानक एक दिन 5 मिनट के लिए हमारी यूट्यूब लिंक हैक हो जाता है। वो यूट्यूब लिंक था 6 महीने से, लेकिन एक दिन हैक हो जाता है 5 मिनट के लिए, हमें पता चलता है, दोबारा हमने चेंज कर देते हैं। लेकिन वो 5 मिनट में कम से कम 20,000 स्क्रीनशॉट लिया गया था अलग अलग जगह से। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी था ये। 32,000 आपने नहीं लिखा था? 32,000 हमने लिखा था, 3 हमने नहीं लिखा था। कुछ भ्रम पैदा करना किया गया था कि 32,000 नंबर कहां से आया, उसकी अकाउंट तो हम लोगों ने दे दी। लेकिन सवाल 32,000 की नहीं है ना। अगर 31,719 होता तो क्या फर्क पड़ता, या 15,740 होता तो क्या फर्क पड़ता। मेरे हिसाब से एक लड़की को भी अगर आपकी बहन रात को 12 बजे घर नहीं आते हैं तो आपके साथ, आपकी माँ बाप के साथ क्या बीतेगा। वीएस अच्युतानंदन जो केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनका 2010 का जो स्टेटमेंट है कि अगर अगले 20 सालों में अगर नहीं बचाएगा तो 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। इसको आपकी फिल्म में भी बिना नाम के कोट तो किया ही गया है। एक ये भी चला कि वो जो वीडियो है वो सनशाइन पिक्चर्स ने ही अपने यूट्यूब पर डाला। नहीं, ये तो जो वीडियो है ना, ये अमृता टीवी करके एक टीवी की फुटेज हमने यूज किया था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये हर टेलीविजन चैनल में, और 2010 से यूट्यूब में है। हमने क्या किया था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था इसी मुद्दे पे, वहां पे मैंने अमृता टीवी की वो यूज किया था, फुटेज यूज किया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आईसिस के बारे में नहीं कहा था, वो कह रहे थे पीएफआई। वो कभी आईसिस के बारे में बोला नहीं था, उन्होंने बोला था इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट किसको बोलते हैं? आईसिस को बोलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएफआई फोर्स्ड कन्वर्जन कर रही थी वहां पर, तो वो पीएफआई है कौन? पीएफआई तो आज बैन हो गया है। पीएफआई, एसडीपीआई, ये सब उसी सरगना की हिस्सा है ना। आप अगर दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट देखेंगे, उसी लिस्ट की टॉप में आईसिस होता है, उसके 3 या 4 नंबर पे पीएफआई होता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि वीएस अच्युतानंदन 2010 में आईसिस का नाम नहीं बोला था, क्योंकि उस समय पे आईसिस एक मुद्दा नहीं था। उस समय पे पीएफआई वो कन्वर्शन की काम कर रहे थे जो ये इस्लामिक दुनिया की, रेडिकलाइज्ड इस्लामिक दुनिया की मुद्दा था। अभी आपने जो टीजर की बात कही उसका जवाब देते हुए आपने कहा कि शालिनी उन्नीकृष्णन अपना परिचय देते हुए कहती मैं केरल से हूँ और मैं फातिमा बा हो गई हूँ, लेकिन उसने जब 32,000 का बात कही तो उसने कहा कि केरल का उसने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि केरल की 32,000 लड़की आके वो तो फिल्म तो द केरला स्टोरी है, तो केरल का क्या फिर सिनेरियो है? ओमान चंडी केरल असेंबली की फ्लोर में ये बोले थे 2006 से 2012, ये 6 साल में 7,713 लड़कियां ऑफिशियली कन्वर्टेड हुई है। उसके बाद केरल में जो 2 ऑफिशियल कन्वर्सन सेंटर है, 2015 और 2017 की नंबर आई उनका, एक 900 है, एक 1300 समथिंग है। उसके बाद आशा विद्या समाजम करके एक लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के पास लिस्ट है। ये लोगों ने 7,500 लड़कियों की अभी तक बचाया है, मतलब रिकन्वर्ट करवाए या वहाँ से लेके आए। एक प्रतीश विश्वनाथन करके एक लॉयर है, उनके पास करीबन 14,000 लड़कियों की लिस्ट है कि ही एंटिसिपेटेड दोज गर्ल्स। ऐसे नंबर, ये जो नंबर है ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड नंबर है। इसमें पीएफआई की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, सत्य सारणी बैन हो गया। लोग बोलते हैं सत्य सारणी में हर साल 2 से 3,000 लड़कियां कन्वर्टेड होती थी, जो जाकिर नायक जैसे प्रीचर्स कंडक्ट करते थे।
ये अगर हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि कश्मीर में हिंदू पंडितों को मारा गया, उसके बात करना गलत कैसे हो सकता है? उसके बात करना, मुस्लिमों के खिलाफ बात करना कैसे हो सकता है? ना बोले। जो हिंदू पंडितों ने मर गया, जिनको मार डाला गया, घर से घिसट घिसट के, काट काट के मारा है उनको, इन लोगों को, क्या उसके बात नहीं करेंगे हम इतने बुज़दिल है, इतना मतलब हार्टलेस है कि हम इसकी बात ना करें। बस्तर में कोई घटना हुई है नक्सल की, तो वो पहले विदेश के किसी अखबार में छपेगी, वहाँ कोई रिपोर्ट आएगी, फिर वो दिल्ली में छपेगी, फिर वो स्थानीय अखबार में छपेगी। यही मेरा सब्जेक्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं कि यही मेरा सब्जेक्ट है। इस देश में एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है मतलब मार्क्सिज्म, माओवाद, जिसके चलते हमारी देश में पिछले 50 साल में 70,000 से ज़्यादा लोग मरे, 5 लाख करोड़ के से ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुई, 20-25 हज़ार ब्रेन ड्रेन हुई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लोग चले गए देश छोड़ के। ऐसा एक आइडियोलॉजी जो इस देश को बर्बाद कर चुके हैं, मेरी फिल्म उसके खिलाफ है, उसके बारे में। पिछले 4-5 वर्षों में देश में फिल्म जगत में क्रांति आई हुई है। कश्मीर फाइल्स, दी कन्वर्जन, केरला स्टोरी और बहुत तरह ऐसे मुद्दों के साथ ही तान्हाजी, पृथ्वीराज चौहान, मणिकर्णिका ऐसी फिल्में भी लगातार आ रही है। और भी बहुत सारी बातें फिल्मों को बाइकआउट करने की आती है। पठान जैसी फिल्म को बाइकआउट किया जाता है, अनेकों फिल्मों को लगातार बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन इन दिनों हाल ही में आई द केरला स्टोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरी दुनिया में उसके बारे में चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि उस फिल्म के निर्देशक श्री सुदीप्त सेन जी आज हमारे साथ हैं। विश्व संवाद केंद्र मालवा ऐसी ही चर्चा परिसंवाद करता है। इस परिसंवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धैर्य के साथ बहुत सारे मुद्दों पर आज हमको आपसे बात करने का अवसर मिलेगा। जरूर, जितना मैं कोशिश करूंगा आपकी सारे सवालों की जवाब आपने समय दिया, उसके लिए प्रारंभ में धन्यवाद कहता हूँ। शुक्रिया। फिल्म के कुछ विवाद हुए हैं। उसमें पहला विवाद तो यह है कि फिल्म के रिलीज होने से कुछ महीने पहले उसका टीजर आता है, और टीजर में जो आपकी मुख्य अभिनेत्री है, लीड एक्ट्रेस है अदा शर्मा, जो शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल करती है, वो कहती है कि अब मैं फातिमा बा हो गई हूँ शालिनी उन्नीकृष्णन से, और मेरे जैसी 32,000 लड़कियाँ सीरिया और यमन के रेगिस्तान में कन्वर्ट करने के बाद दफना दी गई है। फिर आपका ट्रेलर आता है, आपके ट्रेलर में भी डिस्क्रिप्शन में 32,000 ही लिखा होता है। फिर एक विवाद होता है कि 32,000 का वो दीजिए, तो आप कहते हैं कि ये 3 गर्ल्स की स्टोरी है। तो क्या ये फैक्चुअल नहीं था क्या कि 32,000 लड़कियां हैं? आपने फिल्म देखा? फिल्म देखा। आपको समझ में आया कि ये 32,000 की कहानी है या 3 लड़की की कहानी है? हाँ, 3 लड़की। बात ये है, इसके ऊपर 3 जून को हमने एक वीडियो निकाले, मैं और मेरी प्रोड्यूसर ने उसमें ये प्रूफ दिए कि संख्या 32,000 कहाँ से आया, एक एक नंबर जोड़ के बताए हम लोगों ने। आदा ने जो आपने जो हमारी टीजर की कहानी बोले, आदा ने बोली है कि 32,000, मेरी जैसी 32,000 लड़की ये सीरिया और यमन में कन्वर्शन के बाद दफन हो चुका है। ये नहीं बोला कि वो 30-32,000 लड़की केरल से आके दफना गए। वो आमतौर पे एक उसके अगर डायलॉग को आप दोबारा सुनेंगे, उसने बोला मैं केरल से हूँ, मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन थी, आज मैं फातिमा बा हूँ। वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बोले, और जब वो सीरिया यमन के बात की तब उसने बोला 32,000 लड़की मेरे जैसे दफन हो चुकी है। मतलब आज के तारीख में सिर्फ सीरिया में 64,000 लड़की दुनिया भर की, 32,000 की ठीक डबल, 64,000 लड़की अभी भी अलग अलग ये जगह में रुकी हुई है। अलग अलग देश से जो लड़कियों को आईसिस वाले ने लेके आए थे, वो अपने देश उसको वापस नहीं ले रहे, तो वो लड़कियां अभी भी वहीं पे है। सो आदा की जो डायलॉग था 32,000 लड़की, मैंने कम बहुत रेस्ट्रिक्टेड नंबर बोला था। अब आई फिल्म की बात। जब फिल्म की ट्रेलर आई उसमें भी डिस्क्रिप्शन में 32,000 लिखा हुआ था, और अचानक एक दिन 5 मिनट के लिए हमारी यूट्यूब लिंक हैक हो जाता है। वो यूट्यूब लिंक था 6 महीने से, लेकिन एक दिन हैक हो जाता है 5 मिनट के लिए। हमें पता चलता है, दोबारा हमने चेंज कर देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में कम से कम 20,000 स्क्रीनशॉट लिया गया था अलग अलग जगह से।
मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी था ये। 32,000 आपने नहीं लिखा था? 32,000 हमने लिखा था, 3 हमने नहीं लिखा 3 था। आपने नहीं लिखा। वो चेंज 5 मिनट के लिए हैक करके उसको 3 कर दिया गया था। बिकॉज ये बात तो तय था, कोई पागल नहीं बोलेगा कि एक फिल्म में मैं 32,000 लड़की की कहानी बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ ये 32,000 लड़की की कहानी है जो 3 लड़की के थ्रू ये कहानी बताया जा रहा है, जो हमने किया। लेकिन हमने कभी भी हमारी नाइदर टीजर में ना ही ट्रेलर में हमने ये बोला कि ये 3 लड़की की कहानी है, कहीं नहीं बोला। ये कुछ मतलब जो लोग हमें 6 महीने से ट्रोल कर रहे थे, 6 महीने से हमारे खिलाफ बातें करने शुरू किए थे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि फिल्म नहीं बना, रिलीज नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग चालू हो गए हमारे खिलाफ बातें करने के लिए। लोग कौन है हमें मालूम है, जिनको ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोस्ती रखनी है, उन लोगों ने आगे आए। ये नहीं, उनका इतना भी ज़्यादा, इतना हताशा इतना ज़्यादा था, फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा था कि उन लोगों ने वेट भी नहीं की फिल्म बनने के लिए, फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के बाद जो लोग, ज़्यादातर लोग जो हमें क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उन लोगों को वर्शन भी बदल गया कि हम कन्वर्शन एक इशू है जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इशू दुनिया भर में बहुत बड़ा थ्रेट आज से नहीं, कई सालों से है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, हर देशों से लड़कियां आईसिस में जाके ज्वाइन की हैं। और आईसिस में जो लड़कियां ज्वाइन की है वो भी सेम इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस से गुजरे। नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है कैलिफट, अगर वो कैलिफट आपने देखा होगा, यूरोप की लड़कियों को कैसे इंडोक्ट्रिनेट करके लिया जा रहा है, उसकी एकदम विविडली एक वेब सीरीज है, आप समझ सकते हैं। 10 एपिसोड में वो कहानी बताया गया। तो लोगों को सदमा पहुंचा, क्योंकि भारत में भी वही नेटवर्क एक्टिव है और भारत से भी रिक्रूट कर रहा है। ये बात जब हमने बोले तो इन लोगों से, जो लोगों को धंधा चल रहा था, हमने कोई नया बात नहीं की। कन्वर्शन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बहुत दिनों से बोला जा रहा है। दुनिया भर में आईसिस की प्लॉट के बारे में बात कर जा रहा है। और मैंने जब फिल्म बनाया, मैंने मेरी फिल्म में 2.25 घंटे की फिल्म में 11 बार आईसिस का नाम ली। मैंने कभी नहीं बोला कि इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद या मोहम्मदन, ऐसे शब्द की इस्तेमाल ही नहीं की। मैंने हर बार आईसिस का बोला कि आईसिस का प्लॉट है ये। लेकिन जिन लोगों की आईसिस से दुकान चलता है, उन लोगों ने इसकी अपना इंटरप्रिटेशन दिए। तो हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं था। जिन लोगों ने फिल्म देखा है उनकी कोई कंफ्यूजन नहीं था। कुछ भ्रम पैदा करना किया गया था कि 32,000 नंबर कहाँ से आया, उसकी अकाउंट तो हम लोगों ने दे दी। लेकिन सवाल 32,000 की नहीं है ना। अगर 31,719 होता तो क्या फर्क पड़ता, या 15,740 होता तो क्या फर्क पड़ता। मेरे हिसाब से एक लड़की को भी, अगर आपकी बहन रात को 12 बजे घर नहीं आते हैं, तो आपके साथ, आपकी माँ बाप के साथ क्या बीतेगा। वही बात तो हमने की है फिल्म में। तो इसमें संख्या इंपॉर्टेंट नहीं था। ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि अगर वो 32,000 नंबर गलत है तो पूरे मुद्दा ही गलत है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था। अच्छी बात है कि इस देश के लोगों ने, मैं पॉलिटिशियन की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, एक फिल्म मेकर अभी भी हूँ और फिल्म मेकर ही हूँ, कि मुझे ये महसूस हुआ कि जो 3.5 करोड़ लोगों ने हमारी फिल्म ऑफिशियली देखा, जो भारत की सबसे बड़े नंबर है, 2 नंबर सबसे बड़ा नंबर है, नंबर 2 में है। तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कंट्रोवर्सी भी हमें थोड़ा सा मदद ही की है, नहीं तो इतने नंबर से, इतने तादाद से लोग नहीं देखते। आप बार बार जवाब में कह रहे हैं कि मैंने आईसिस को उसमें कोट किया है, बताया कि आईसिस का प्लॉट है। वीएस अच्युतानंदन जो केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनका 2010 का जो स्टेटमेंट है कि अगर अगले 20 सालों में अगर नहीं बचाएगा तो 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। इसको आपकी फिल्म में भी बिना नाम के कोट तो किया ही गया है। एक ये भी चला कि वो जो वीडियो है वो सनशाइन पिक्चर्स ने ही अपने यूट्यूब पर डाला। नहीं, ये तो जो वीडियो है ना, ये अमृता टीवी करके एक टीवी की फुटेज हमने यूज़ किया था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये हर टेलीविज़न चैनल में, और 2010 से यूट्यूब में है।
लेकिन हमने क्या किया था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था इसी मुद्दे पे। वहां पे मैंने अमृता टीवी की वो यूज किया था, फुटेज यूज किया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आईसिस के बारे में नहीं कहा था, वो कह रहे थे पीएफआई। वो कभी आईसिस के बारे में बोला नहीं था, उन्होंने बोला था इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट किसको बोलते हैं? आईसिस को बोलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएफआई फोर्स्ड कन्वर्जन कर रही थी वहां पर, तो वो पीएफआई है कौन? पीएफआई तो आज बैन हो गया है। पीएफआई, एसडीपीआई, ये सब उसी सरगना की हिस्सा है ना। आप अगर दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट देखेंगे, उसी लिस्ट की टॉप में आईसिस होता है, उसके 3 या 4 नंबर पे पीएफआई होता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि वी.एस. अच्युतानंदन 2010 में आईसिस का नाम नहीं बोला था, क्योंकि उस समय पे आईसिस एक मुद्दा नहीं था। उस समय पे पीएफआई वो कन्वर्शन की काम कर रहे थे जो ये इस्लामिक दुनिया की, रेडिकलाइज्ड इस्लामिक दुनिया की मुद्दा था। उसके बाद आईसिस आया, उसके बाद बोको हराम जैसे ऑर्गेनाइजेशन आया। अभी जो लिस्ट बना है दुनिया की सबसे डेंजरस आउटफिट्स की, जिनमें सबसे पहले आईसिस का नाम है, सेकंड में बोको हराम का नाम है, थर्ड में माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एमसीसी है, सीपीएम जो सीपीयू कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, माओइस्ट है, उसका नाम है। 2010 में ये लिस्ट ऐसे नहीं था। तो बात उन्होंने कैटेगरिकली बोले थे कि इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस्लामिक स्टेट, आईसिस का फुल फॉर्म भी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। तो उन्होंने उस आईसिस फॉर्म में नहीं था, आईएस फॉर्म में जरूर था, इस्लामिक स्टेट फॉर्म में जरूर था। अभी आपने जो मैं टीजर की बात कही, उसका जवाब देते हुए आपने कहा कि शालिनी उन्नीकृष्णन अपना परिचय देते हुए कहती मैं केरल से हूँ और मैं फातिमा बा हो गई हूँ। लेकिन उसने जब 32,000 का बात कही तो उसने कहा कि केरल का उसने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि केरल की 32,000 लड़की आके वो तो किया गया। फिल्म तो द केरला स्टोरी है, तो केरल का क्या फिर सिनेरियो है? केरल के अगर मुझे लोगों की बात माने तो पिछले 10 साल में केरल में 50,000 से ज़्यादा लड़कियां कन्वर्शन हो चुकी है। और ये नंबर 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं बहुत कंजर्वेटिव रास्ते में बात करूं। एक तो 2012 में ओमान चंडी केरल असेंबली की फ्लोर में ये बोले थे 2006 से 2012 ये 6 साल में 7,713 लड़कियां ऑफिशियली कन्वर्टेड हुई है। उसके बाद केरल में जो 2 ऑफिशियल कन्वर्सन सेंटर है, 2015 और 2017 की नंबर आई उनका, एक 900 है, एक 1300 समथिंग है। उसके बाद आशा विद्या समाजम करके एक लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के पास लिस्ट है। ये लोगों ने 7,500 लड़कियों की अभी तक बचाया है, मतलब रिकन्वर्ट करवाई या वहाँ से लेके आए। एक प्रतीश विश्वनाथन करके एक लॉयर है, उनके पास करीबन 14,000 लड़कियों की लिस्ट है कि ही एंटिसिपेटेड दोज गर्ल्स। ऐसे नंबर, ये जो नंबर है ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड नंबर है। इसमें पीएफआई की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, सत्य सारणी। सत्य सारणी बैन हो गया। लोग बोलते हैं सत्य सारणी में हर साल 2 से 3,000 लड़कियां कन्वर्टेड होती थी, जो जाकिर नायक जैसे प्रीचर्स कंडक्ट करते थे। सत्य सारणी का नंबर मैंने लाया नहीं। सत्य सारणी का जो एक नंबर है कितने कन्वर्टेड हुई है वो एनआईए के पास है, लेकिन हम लोग वी आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू दैट। देन जो अनऑफिशियल नंबर लोगों से सुनते हैं हम, 2800 लेकर से 3,200 3200 लड़कियां कन्वर्ट होते हैं केरल में हर साल। वो नंबर बहुत बिलीवेबल है, क्योंकि ये नंबर चीफ मिनिस्टर, जब ओमान चंडी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी नंबर की बहुत इर्द गिर्द में है। तो इसका कोई ऑफिशियल नंबर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली में ऐसे हुई है, इनके बात माने तो ये नंबर 32,000 से बहुत ज़्यादा है। जो लड़कियों की ज़िंदगी की कहानी से मैंने ये फिल्म बनाया, वो लड़कियों ने बॉम्बे में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए थे कि ये 32,000 की नहीं, ये 50,000 लड़कियों की कहानी है। जी किशन रेड्डी मंत्री भारत के,
पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका एक बयान आया था कि लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मोबाइल का, इंटरनेट का और वेबसाइट्स का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। जाकिर नायक का भी हम देखते हैं कि उसके वीडियोज़ का बड़ा प्रभाव होता है। इन एमपी का एक लड़का उनके वीडियोज़ के प्रभाव के कारण कन्वर्ट हुआ और हट जैसे आतंकवादी संगठन में चला गया। फिल्म में ये दिखा नहीं है, फिल्म में तो पूरा तंत्र है, इकोसिस्टम है, एक लड़की है वो लड़कियों को कन्विंस करती है, फिर एक पूरे मौलाना है और फिर उनको कन्विंस करते हो, पूरा उनका एक तंत्र रहता है। क्या वास्तविकता में भी इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इस डिजिटल के द्वारा भी लोगों को कन्वर्ट करने का काम केरल में चल रहा है या और जगह भी चल रहा है? कन्वर्शन में दुनिया में कहीं पे भी जो कन्वर्शन की नेटवर्क चलता है, यूरोप में तो बहुत एक्टिव है, अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है, यूके में बहुत दिख रहा है। इसमें इंटरनेट का भूमिका तो है, क्योंकि ये जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस है, आप हिंदू रिलीजियन को या क्रिश्चियन रिलीजियन को डिस्क्रेडिट करना, उसके बाद उसके अंदर डर पैदा करना कि आपकी धर्म इम्प्योर है, फिर उनको इस्लाम के बारे में अच्छे बात करके उनको कन्विंस करना, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन की एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूट्यूब में और अलग अलग वेबसाइट में बहुत भरे हुए वो है, वीडियोज़ है। जो जाकिर नायक की वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, वो ऐसे रेडिकल शब्दों में हिंदू धर्म को डिस्क्रेडिट करते हैं और इस्लामिक प्रीचिंग करते हैं कि डेफिनेटली इसकी वो है। तो मेरा आइडिया थोड़ा सा अलग है, मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैं अगर आपको एक चाकू दे दूँ और बोलूँ वो भाई साहब को जाके गला काट के आओ, नहीं काटोगे आप। इसके लिए ना आपकी कोई रिलीजियन की कोई ज़रूरत है, ना मेरी कोई रिलीजियन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, आपको ये समझाया जाता है कि आप उसकी चाकू गला काट दोगे तो वो है काफिर, उसका गला काटोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, जन्नत में आपके लिए 72 हूरे इंतज़ार कर रहा है। ये आप एक दिन में बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन में नहीं करोगे, लेकिन एक प्रोसेस में जब आप आ जाओगे, आप तब एक मशीन, रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे। जो शालिनी बोल रही है कि एक सीधी सादी भोले भाले लड़की को एक रोबोट बनाने की गेम चल रहा है केरला में। तो आपको रिमोट कंट्रोल में चलाया जाएगा, आप जाके आराम से उनका गले को काट के आ जाओगे, जैसे आईसिस की वीडियो यूट्यूब में देखते हो। ये ना, मुझे ये लगता है ये मुझे नहीं कर पाएगा, ये आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश ऐसे हुई है कि आप उससे प्रोटेक्टेड हो, आपके अंदर एक शील्ड है, आपकी खुद की सोच है, खुद की बिलीव है। तो मैं दूसरे को ब्लेम करने की जगह पहले बताते हैं कि मुझे लगता है ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी है, हमारी परवरिश में कमी है कि दूसरे की सोच हमारे मन में हमें इम्पैक्ट करता है। ये होना नहीं चाहिए। आपकी अगर अंदर आपकी आत्मविश्वास, आपकी सोच अगर सही है और दृढ़ है, तो कौन आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। प्रश्न तो मेरे बहुत सारे हैं। प्रश्न तो ये भी आता है कि आपने ऐसा रिसर्च कहाँ से किया कि इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग, 3 क्लासमेट लड़कियां हैं, उनमें एक लड़की वामपंथी की बिटिया है जो कहते हैं धर्म अफीम है, एक क्रिश्चियन की लड़की है। तो इस्लामिक स्टेट का सिनेरियो कितना बड़ा है कि वो सबको कर रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है, लगातार बढ़ते जाएंगे, आपके जवाब से मेरे को प्रश्न याद आ जाएंगे। इस पूरी फिल्म को बनाने के लिए कितने साल का रिसर्च लगा, रेफरेंसेस क्या रहे, आप कहाँ कहाँ तक गए? मैं 2014 में से इसकी रिसर्च की काम शुरू किया और ये रिसर्च में मुझे कई 100 लड़कियों से मुझे मिलने को मिला। ये रिसर्च तो कम है, एक सोशल स्टडी था मेरे लिए। हर लड़कियों की मैंने टेस्टिमनी की, आप जैसे कैमरा ले जाके उनकी आवाज़ें, उसकी बातें, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, वो कलेक्ट की। उसकी एक पैटर्न स्टडी की कि हर लड़कियों के साथ यही किया जाता है। बोला जाता है कि माँ बाप काफिर है तुम्हारी, तो जाके उनको थूक के आओ। तो ये भी हमारी कैमरा में ये बोला, हमने एक लड़की ने हमें बोली है कि वो अपने फादर के ऊपर जाके थूक के आई थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, उसका पैटर्न समझा, समझ में आया कि इसमें ड्रग की बहुत बड़ा रोल है। तो सऊदी अरेबिया में हमारी एक दोस्त है, उसको कांटेक्ट की। शी इज़
सऊदी अरेबियन सिटीजन, बट शी इज़ इंस्पायर्ड बाय इंडियन आइडियोलॉजी फिलोसफी। तो वो हमें बहुत मदद की, वहाँ से ड्रग्स की सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की हिसाब वगैरह दिए। और उसके बाद कुछ चीज़ों पे मुझे एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि हाँ, ये बातें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सच है। क्योंकि बहुत लंबे लंबे जो मेरा सैम्पल साइज था, इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था कि साइंस ऑफ प्रिडिक्शन और साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ये मुझे मिल गया था कि ये मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। एंड कन्वर्शन एक इतना अनऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर है कि उसकी कोई ऑफिशियल नंबर मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे केरल में ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल डाटा सिर्फ 2 साल की है, एक 2015, एक 2017। उसके पहले का भी नहीं है, बाद का भी नहीं है। हमने बड़ी मज़ेदार बात, हमने RTI जमा किया था। हम चाहते थे ये 32,000 का नंबर को कन्फर्मेशन दे केरल गवर्नमेंट। तो हमने पूछा था कि 14 जुलाई 2012 फ्लोर ऑफ असेंबली में ओमान चंडी ने एग्जैक्टली क्या बोला था, क्योंकि उसकी एक नैरेटिव, झूठे नैरेटिव ये ध्रुव रटी वगैरह ने चला रहे थे कि उन्होंने बोला था 2219। ध्रुव रटी के पास अगर पूछोगे कि आपका सोर्स क्या है, वो बोलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी हमने डिस्क्रेडिट की, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छोटा सा एक पोर्शन डाले थे। उनके पास 4 सवाल किया था, एक MLA ने 4 सवालों की उन्होंने जवाब दिया था। वो 4 सवालों की जवाब उनके पास भी नहीं है। हमने निकाला केरल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट से, हमने RTI प्लस किए थे। और RTI में ये सवाल था, और दूसरा सवाल था पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़की पिछले 10 साल में गायब हुई है, और गायब होने के कारण क्या है, कितने लड़की वापस आई है, और कितने लड़की वापस नहीं आए लेकिन आप लोगों ने ट्रेस किया कहाँ है, उसकी स्टैटिस्टिक्स। 15 दिन बाद जवाब आता है कि एक वेबसाइट देते हैं कि उस वेबसाइट में से आपको ओमान चंडी की रिप्लाई मिल जाएगा। जो वेबसाइट एड्रेस गलत था, जो हमने फिल्म में बोला लास्ट में। और ये बोला कि पुलिस स्टेशन, केरल की पुलिस कमिश्नर विल कॉन्टैक्ट यू विदिन 15 days एंड ही विल प्रोवाइड यू ऑल द आंसर्स। आज 8 महीना हो गए उनका कोई केरल पुलिस से हमसे ज्वाइन नहीं की। तो सर, अगर तुम लोगों ने सच नहीं बोला, सच बोलने में डरते हो, मैं क्यों डरूं? विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, विनोद तिवारी द कन्वर्जन जैसी फिल्म बनाते हैं, आपने द केरला स्टोरी बनाई, संजय पूरन सिंह जी की 72 होरे आने ही वाली है। अब सिनेरियो चल पड़ा है, बहुत सारी बातें हो रही है कि एक वर्ग को टारगेट करके ये फिल्में बनाई जा रही है और इनको संरक्षण सरकार का भी मिल रहा है कुछ स्तर पर, और वो वर्ग सीधे से मैं कहूँ तो मुस्लिमों को टारगेट कर उनके प्रति लोगों का भाव। मैंने तो नहीं किया, मेरी फिल्म में मैंने मुस्लिमों को टारगेट नहीं की, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन ने बोला है आतंकवाद की कोई रिलीजन नहीं होता है, और मैं आतंकवादियों की बात की तो मैं कोई रिलीजन के साथ, मेरी फिल्म का तो कोई रिलेशन नहीं। मैं मुस्लिम और इस्लाम, अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हो तो आप उनकी तरफ हो, उसमें आपका धर्म क्या है आई डोंट केयर। अगर किसी ने मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करे तो वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरी फिल्म कंप्लीटली आतंकवाद को अटैक करता है, तो वो आतंकवादी की सपोर्टर है। मैंने आतंकवाद की बात की, मैंने मुस्लिमों की कोई बात नहीं की। और जहां तक विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल की सवाल है, वो टारगेट करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये घटना जो घटी थी 1980 में, वो एक सच है, क्योंकि वो कभी दुनिया की कोई भी फोरम में कोई रिलीजियन के लोगों ने नहीं बोला कि वो झूठ है। उन्होंने एक सच मतलब ट्रुथ को फिल्म के पर्दे में पोस्ट किया। हाँ, नंबर को लेके बहस हो सकता है, क्योंकि वो नंबर क्या है किसी को मालूम नहीं। इंडियन पार्लियामेंट में एक नंबर प्लेस हुआ, इंडियन गेजेटियर में एक नंबर है, कश्मीर गवर्नमेंट के पास एक अलग नंबर है, ये हिंदू पंडितों के पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एक नंबर है। तो विवेक अग्निहोत्री एज अ फिल्म मेकर किसी को ट्रस्ट करे, और इसकी कोई रिसर्च नहीं हो सकता कि ये 4440 है। बात यही है,
ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और उनका जो इकोसिस्टम काम करते हैं, आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, किसी ने नहीं बोलेगा कि कन्वर्शन कोई इशू है। सुदीप्तो ने जो 32,000 नंबर बोला उसमें प्रॉब्लम है, वो 31,740 होगा। जैसे कि सुदीप्तो का 32,000 गलत है तो ये लड़कियां सेफ है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली कश्मीरी पंडितों के साथ जो मेहम हुई है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। बात इस बात की हो रही है कि कितने संख्या में मुसलमान मरे, कितने संख्या में हिंदू मरे। डिबेट उसी बात की है कि उसने बड़ा चढ़ा के नंबर बोला है मुसलमान। ये अगर हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि कश्मीर में हिंदू पंडितों को मारा गया, उसके बात करना गलत कैसे हो सकता है? उसके बात करना, मुस्लिमों के खिलाफ बात करना कैसे हो सकता है? ना बोले। जो हिंदू पंडितों ने मर गया, जिनको मार डाला गया, घर से घिसट घिसट के काट काट के मारा है उनको, इन लोगों को, क्या उसके बात नहीं करेंगे हम इतने बुज़दिल है, इतना मतलब हार्टलेस है कि हम इसकी बात ना करें? तो कोई इसके साथ रिलीजियस, आप बताइए ना, दुनिया में पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखिए कि अगर किसी धर्म के नाम पे दुनिया भर में कितने लोगों को मौत हुई है। अगर हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने कितने कंट्री में कितने बॉम्बिंग करके, कितने इन्वेशन करके लोगों को मारा है, उसकी बात भी करते हैं। अगर कोई धर्म के नाम पे इतने लोग मरा है, क्यों ना बात करें हम? और 72 उड़ा की जो सवाल है, इट्स अ सैटारिकल फिल्म, क्योंकि ये आपकी नैरेटिव नहीं है, मेरी नैरेटिव नहीं है, ये किसी की नैरेटिव नहीं है। ये उन नौजवानों को बोला जाता है कि जाओ जाके काफिरों का गला काटो, तो गला काटोगे तो 72 रुपये मिलेगा। तो कुछ लोग बिलीव कर लेते हैं और वो जाके गला काटते हैं। गला जो काटते हैं वो आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपरली गला काटा जाता है। नहीं हलाल जैसे तो नेचुरली वो एक सरकास्टिकल टेक, आपको भी मालूम है, एक पागल नहीं होगा तो वो बिलीव नहीं करेगा, एक पागल ही बिलीव कर सकता है। तो उन पागलों की भाषा में संजय ने फिल्म बनाई, तो इससे सटायर है। विश्व संवाद के अंदर चित्र भारती के साथ एक उज्जैन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करता है। आप भी 3-4 वर्ष पहले इंदौर में आयोजन किया था जब आपका आना हुआ था। नहीं, इंदौर में मैं 2016 में आप आए थे। अभी उज्जैन में आयोजित होता है। इस वर्ष वहाँ पर संजय मिश्रा जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड क्यों कहा जाए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाना चाहिए। कल आपका भाषण हुआ, आपने भी कहा कि भारतीय सिनेमा कहा जाना चाहिए। तो नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? नाम से चिढ़ नहीं है, नाम के साथ कुछ कॉलोनियलिज्म जुड़े हुए होते हैं। दुनिया में ईरान जैसे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे देश में फिल्म बनता है और वो दुनिया भर में इतना मशहूर होता है क्योंकि वो ईरान की फिल्म बनाते हैं, इसलिए वो ईरान ऊड नहीं कहते हैं, या जर्मनी की सिनेमा को जर्मन ऊड नहीं बोलते हैं। हमारी देश में 75 साल पहले अंग्रेज चले गए, लेकिन उसने क्या छोड़ के गए कि हमारी फिल्म जो बनेगा वो हॉलीवुड की कॉपी बनेगा। तो बॉलीवुड नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ की फिल्म का नाम छॉलीवुड दिया, नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उस नाम के साथ अगर कोई एक सोच, जो सोच हमारी देश 75 साल पहले छोड़ के आए थे, तो ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोच जिस दिन चला जाएगा उस दिन आप उभर के आएंगे, आप वो स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे, जो सोच की स्वतंत्रता होगी, वो बहुत ज़रूरी है आपके एक देश को विकास के लिए। आपके पास, आप मुसौरी जाते हैं या शिमला जाते हैं, आपका ये लैंग्वेज होता है कि ये देखो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जाके नहीं बोलते हैं आप कि ये स्विट्ज़रलैंड की मुसौरी है, स्विट्ज़रलैंड की शिमला है। ये जो सोच है ना, ये सोच हमें आज भी एक कॉलोनियल कल्चर में रख दिए हैं। तो उस कॉलोनियल कल्चर में आपकी आत्मा, आपकी दिमाग भयमुक्त तो नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो था ना कि जो दिल में डर है वो दिल कभी कविता नहीं बोल सकता, वो दिल कभी सपना नहीं देखते। डर को निकालना पड़ेगा, ये कॉलोनियल कल्चर को निकालना पड़ेगा। आपकी इस फिल्म केरला स्टोरी से आपकी अगली फिल्म, जिसका आपने लगभग अनाउंसमेंट कर ही दिया, बस्तर आ रही है, नक्सलिज्म पर है।
फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, जितना आप बता सकते हैं? मतलब नहीं, ये माओइस्ट मूवमेंट के ऊपर है। कहा जाता है कि बस्तर में कोई घटना हुई है नक्सल की, तो वो पहले विदेश के किसी अखबार में छपेगी, वहां कोई रिपोर्ट आएगी, फिर वो दिल्ली में छपेगी, फिर वो स्थानीय अखबार में छपेगी। यही मेरा सब्जेक्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं कि यही मेरा सब्जेक्ट है। इस देश में एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है मतलब मार्क्सिज्म, माओवाद, जिसके चलते हमारी देश में पिछले 50 साल में 70,000 से ज़्यादा लोग मरे, 5 लाख करोड़ के से ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुई, 20-25 हज़ार ब्रेन ड्रेन हुई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लोग चले गए देश छोड़ के। ऐसा एक आइडियोलॉजी जो इस देश को बर्बाद कर चुके हैं, मेरी फिल्म उसके खिलाफ है, उसके बारे में है। तो इसमें अर्बन नक्सल भी पूरा आएगा? क्योंकि ये सारा अर्बन नक्सल मुझे लगता है राइट शब्द नहीं है। अगर आप बोलेंगे अर्बन माओइस्ट है इकोसिस्टम, तो डेफिनेटली नक्सल जो कॉन्सेप्ट है वो अर्बन ही है, मतलब उसको अलग से अर्बन बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माओइस्ट कॉन्सेप्ट जो है उसका अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं अर्बन माओइज्म के ऊपर बात करूंगा। कब आने वाली है इसकी कोई? अप्रैल 5 तारीख 2024 को रिलीज होगा। 24 में आने वाली है। एक IIT है, मेरे को उसका पूरा रिसर्च ध्यान नहीं है, लेकिन उसका जो नवनीत है, जो उससे परिणाम आया वो कुछ ध्यान है कि उन्होंने 1960 से 2010 तक की भारत की, बॉलीवुड की कुछ 250 फिल्मों पर, बॉलीवुड बोले अभी, इंडियन सिनेमा की कुछ फिल्मों पर रिसर्च की, 250 के लगभग। उसका जो उन्हें परिणाम मिला कि 60-70% फिल्मों में जो ब्राह्मण है वो पाखंडी ही होता है, या साधु के वेश में कोई है तो वो बलात्कारी होगा या लंपट होगा। इस तरह से वेश्य जो है, माहेश्वरी शब्द है, सिंघानिया शब्द है, इनको हमेशा कंजूस बताया गया, लोगों का खून चूसने वाला बताया गया है। वहीं मुस्लिम को बड़ा सदा सहिता वाला, परोपकार करने वाला ये बताया गया। तो क्या वास्तविकता में एक ऐसा नैरेटिव फिल्मों में चलता रहा है? आप लोगों ने देखे हैं ना, आप लोगों ने देखे हैं, उस सारे फिल्मों को हिट बनाए हैं, आप लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा ही है, नहीं तब जाएंगे क्यों देखने के लिए? तो मतलब इकोसिस्टम बनाया गया था और वो इकोसिस्टम चला, लोगों ने चलाए, क्योंकि आपके पास सच्चाई क्या था, पैरेलल क्या था, हमारी देश की नैरेटिव क्या है, वो कभी नहीं लोगों ने किया। तो हमने जब ये उनको इनकार करके, उनको नकार के जब हम लोग नया नैरेटिव करने लगे, तो वो लोगों का विरोध तो होगा ही। जो लोग अभी दुकान चला रहे थे, उनका दुकान बंद होने की कगार पे है, तो लोग विरोध तो करेंगे। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन ये आना ज़रूरी था। मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूँ कभी, तो मुझे उस नैरेटिव से क्रिटिसिज्म था कि वो भारत की नैरेटिव नहीं है, वो एक ऐसा नैरेटिव है जो विदेश से इंपोर्ट किया गया था। मैं उसके खिलाफ हूँ, इतने दिन से मैं उसके खिलाफ बोल रहा था। आप उसके खिलाफ मैं फिल्म बनाया और बनाऊंगा, तो ये मेरी पॉजिटिव अप्रोच है। वो कोशिश कर ले, उनकी प्रॉब्लम अगर मेरी फिल्म को 300 करोड़ मिला है, इसकी है, तो मैं और भी ऐसा काम करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि ये देश की गुमराह करना, और 75 साल हमारी देश को लगा ये सोचने के लिए कि ये हमारी नैरेटिव नहीं है, तो उन लोगों अब तक सक्सेसफुल था। तो आप उनकी आओ लड़ाई करते हैं ग्राउंड में। जैसे मेरी उम्र 22-23 वर्ष है, तो मेरी पूरी पीढ़ी ने देखा है कि भारतीय सिनेमा मतलब कपूर खान खानदान, फिर एक पूरी लॉबी आती है, उनसे बाहर की अनुपम खेर टाइप के लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, वो उनके साथ घुल मिल भी जाते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। लेकिन अभी 4-5 वर्षों में जो एक पूरी लॉबी आई है, जिसमें आप हैं, विवेक अग्निहोत्री है, तो क्या आप उनके साथ सरवाइव कर पाएंगे क्या इस तरह पूरा नहीं, जाकर? ये देश इतना बड़ा है ना, ये देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं, सब रह सकता है। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है, और ये लड़ाई उन लोगों ने एकदम मोनोपोली चला रहे थे। अब हम लोगों ने इनके ऊपर सवाल खड़ा किया और चैलेंज थोपा। हमने चैलेंज उन लोगों के पास छोड़ा, वो चैलेंज मिलते ही वो लोग थोड़ा सा तिल मिला गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कंटेंट लेके आते हो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसकी नैरेटिव चल रहा था।
खान कपूर वो लोग भी फिल्म बनाए, उनके लिए भी स्पेस है, और सेन अग्निहोत्री ये सब फिल्म बनाए, उनके लिए भी स्पेस है। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो मुझे उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है हमारी आइडियोलॉजी सही है, क्योंकि अब तक मैं सोचता था, अब देश के लोग सोच रहा है, चर्चा कर रहा है। एक फिल्म रिलीज़ की 2 महीना 2.5 महीना हो गया है, आज भी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रोपागेंडा बोल रहे थे, लेकिन प्रोपागेंडा का दौर भी ख़त्म हो गया, अब आम लोग बात करने लगे। तो हम तो ऐसे ही फॉलो करेंगे, उसमें कौन कपूर है कौन खान है मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको सुनने के लिए। क्या नैरेटिव बेस्ड कंटेंट और आएगा क्या इस तरह का, जैसा आप बना रहे हैं, आपने जैसा बनाया? होना तो चाहिए, बहुत लोग सोच रहे हैं बनाने के लिए, पर उनके लिए स्पेस है क्या? ज़रूर है, ज़रूर है। आज के तारीख में इंडिया में सिनेमा हॉल नहीं है फिल्म रिलीज़ होने के लिए। मल्टीप्लेक्स है, करीबन 2700-2800 मल्टीप्लेक्स है, और 1,500 शायद सिंगल स्क्रीन है बस। लेकिन चाइना में एट दिस मोमेंट 48,000 स्क्रीन है, और हर साल 2,000 या 2,200 नया स्क्रीन जुटते जा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी देश में जो भी गवर्नमेंट आए, सिनेमा को पावर नहीं समझे। सिनेमा को जिस दिन से एक डिसाइडिंग पावर सोचेंगे ना, उस दिन से उनको समझ में आएगा कि लोग, जितने लोग मंच सिनेमा हॉल में जाएंगे, उतने लोग सिनेमा से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, उतने लोग आपकी परिवर्तन में साथ देंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगा, लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट में खर्चा करेंगे, देश की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने बार बार बोलते हैं कि सिनेमा को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ ना रखो, सिनेमा को एक अलग मिनिस्ट्री बनाओ ताकि एक्सक्लूसिवली सिनेमा के बारे में बात सोचे। तो देखते हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं। तो हमारे साथ थे श्री सुदीप्त सेन Thank जी। you so हमने much. केरला स्टोरी पर बात की। अच्छा लगा आपसे बात करके। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।